Hello students, welcoming you all to MKJC, and in today's lecture we are going to start with a new topic that is connective tissue. क्योंकि बेटा epithelial tissue हम लोग already finish up कर चुके हैं, बस उतना ही required था. I think requirements बस उतना ही था, बस बेसिक जितना हमें पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अकाउंट अब इनका हमारे कोर्स में नहीं रहा. तो अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में. तो कनेक्टिव टिश्यू की बेटा सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट. तो कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है बेटा? इस टिश्यू का होता है मीजोडर्मल ओरिजिन. कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है? मीजोडर्म से. जो एपिथेलियल था उसका कहाँ से था? फ्रॉम ऑल दी थ्री जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. क्या अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू का मीजोडर्मल ओरिजिन है. और इसके अलावा इसका काम क्या होता है, कैसा ये टिश्यू होता है, पता है आपको किस तरह का होता है? क्या है कनेक्टिव टिश्यू का काम? कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर बेटा एक तरह का पैकेजिंग टिश्यू भी है. इसका काम क्या है? पैकेजिंग टिश्यू की तरह भी ये काम करता है. इसके अलावा ये क्या है? इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू आर सर्टन ऑर्गन्स. अभी बताऊंगी जब हम इसकी टाइप्स पे चलेंगे ना, तो वहाँ प्रोटेक्शन वाला आपको समझ में आ जाएगा. उसके अलावा क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट टू दी फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी. सपोर्ट, प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी फ्रेमवर्क. और इसकी सबसे अच्छी स्पेशलिटी बताऊं, जितने भी टिश्यू सारे के सारे प्रेजेंट है ना बेटा, सबसे ज़्यादा अबंडेंस में ये टिश्यू प्रेजेंट है. तो हाईली अबंडेंट, हाईली अबंडेंट टिश्यू. और ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, डायरेक्टली हमारे नीट में आया हुआ था कि फ्रॉम द फॉलोइंग कौन सा टिश्यू है जो सबसे अबंडेंट है इन आर बॉडी. तो कौन सा था? वहाँ पे लिखा होता है एपिथेलियल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू. आ गए 4 नंबर. कौन सा है सबसे हाईली अबंडेंट? कनेक्टिव टिश्यू. और क्या है ये? इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आर बॉडी. काम तो मैंने बता ही दिया है इसका. उसके अलावा क्या है बेटा इसके बारे में जानना हमें, कि ये वाला जो टिश्यू है ना, इट इज़ हाईली वेस्क्यूलर. जो एपिथेलियल था वो कैसा था? एवेस्क्यूलर. तो उसको कहाँ से सब्सटेंसेस मिल रहे थे जब उसको डिवाइड करना था, जब भी उसको किसी भी तरह के न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट थी, तो कौन प्रोवाइड कर रहा था? एपिथेलियल टिश्यू के नीचे मैंने क्या बताया था, क्या प्रेजेंट होता है? कनेक्टिव टिश्यू. क्योंकि वो क्या करता है? स्किन को मसल से जोड़ता है. कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? टू कनेक्ट. जोड़ने का भी तो काम होता है ना. तो जो हमारी स्किन है, ये स्किन ऐसे उठाओ, नहीं उठ रही ना हम लोगों की. हमारा तो अभी मसल और स्किन जुड़ी हुई है. एजेड लोग हैं, उनकी अगर आप ऐसे स्किन पकड़ोगे ना, वो ऊपर ऐसे अलग आ जाती है ना, उनमें ये जो टिश्यू है एज के साथ साथ कम होता चला जाता है. और वो बताऊंगी भी क्या चीज़, उसका कौन सा कॉम्पोनेंट कम हो रहा है. तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसका काम क्या है? हमारी स्किन को हमारी मसल्स के साथ जोड़ता है. और ये जो टिश्यू है, इट इज़ हाईली वेस्क्यूलर. इसके पास ब्लड सप्लाई है, इसके पास सब कुछ है. तो इससे जो है सब्सटेंसेस डिफ्यूज होके कहाँ तक पहुँचते हैं? एपिथेलियल सेल तक. तो उनको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिल रहे हैं? फ्रॉम दी अंडरलेइंग कनेक्टिव टिश्यू. गॉट इट? तो ये टिश्यू कैसा है? हाईली वेस्क्यूलर टिश्यू. एक्सेप्ट किसके? एक्सेप्ट दी कार्टिलेज. कार्टिलेज को छोड़ के बेटा ये टिश्यू जो है हाईली वेस्क्यूलर होता है. और यहाँ पे क्या बताने वाली, तो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. तो अभी के लिए आप इतना रखो. इंट्रोडक्शन में अगर और कोई पॉइंट होगा तो मैं बता दूंगी. अब बेटा ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, चलो एक चीज़ और ये लिख ही लीजिए, इसका काम क्या होता है? टू कनेक्ट वेरियस टिश्यू ऑफ दी बॉडीज. ये मैंने बोला था तो मैंने लिख दिया. तो कंपोनेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. अभी जो कनेक्टिव टिश्यू जैसे एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल टिश्यू किस चीज़ का बना हुआ था? सेल, सेल एंड सेल. यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू जो है ना बेटा, ये 3 कंपोनेंट्स का बना होता है, 3 चीज़ों का बना होता है. 3 कंपोनेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. और वो 3 कंपोनेंट क्या है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बस इनको समझ लो. इन्हीं कंपोनेंट की जो है
नंबर किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कोई कंपोनेंट प्रेजेंट है, किसी में कोई कम है, बस उसी से डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ बन जाते हैं। तो 3 कंपोनेंट में बेटा सबसे पहला कंपोनेंट जो आता है वो आता है हमारे पास मैट्रिक्स। किस चीज़ का? जो कनेक्टिव टिश्यू है सबसे पहले वो उसमें उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी? एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाद बेटा वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? डिफरेंट टाइप के फाइबर्स। और क्या प्रेजेंट होंगी बेटा यहाँ पे? ऑब्वियसली टिश्यू है तो सेल्स तो प्रेजेंट होंगी ही होंगी। तो ये फाइबर और सेल कहाँ प्रेजेंट होंगे? हवा में? नहीं, हवा में नहीं हो सकते। कहाँ प्रेजेंट होंगे? इसको एक बेस चाहिए ना जहाँ पे आप चीज़ें रखोगे। अब कोई भी टिश्यू है, ये सेल्स हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू की सेल कहाँ प्रेजेंट थी? ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। और एक सरफेस उनका क्या था? एक्सपोज्ड था। अभी इनका तो कोई भी सरफेस एक्सपोज नहीं है। कहाँ मिलता है? ये बॉडी के अंदर, आप इसको देख नहीं सकते हो। सारा का सारा का एपिथेलियल टिश्यू तो दिख रहा है, ये देखो हमारी स्किन देखो, हेयर देखो, नेल देखो, ये सब क्या है? एपिथेलियल टिश्यू देख पा रहे हैं क्योंकि एक्सपोज सरफेसिस की तरफ है उसकी एक लेयर, एक की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन है। सॉरी, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है? अंदर प्रेजेंट है। तो अब इसको हम देख तो सकते नहीं है, तो ये प्रेजेंट कैसे है? इसकी जो सेल्स और फाइबर है वो कहाँ प्रेजेंट है? इन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? एक बेस। उस बेस के अंदर कि उस मैट्रिक्स में जगह मिली हुई है रहने की, किसको? फाइबर्स को और सेल्स को। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स यहाँ पे बेटा किस चीज़ की बनी होती है? मैट्रिक्स इनकी जेल लाइक भी हो सकती है और फ्लूइडिक भी हो सकती है। मैट्रिक्स का क्या फीचर है बेटा? मैट्रिक्स जेल लाइक भी हो सकती है। जेल लाइक का मतलब समझ रहे हो ना? सेमी सॉलिड, या फ्लूइडिक भी हो सकती है। और इनका मेन सब्सटेंस है क्या? किस चीज की बनी हुई है बेटा? मैट्रिक्स बनी हुई है म्यूको पॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइको प्रोटीन्स की। अच्छा, इंट्रोडक्शन में बेटा एक चीज और लिख लीजिए, जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स थी क्या थी? बिल्कुल टाइटली पैक थी ना। मैंने क्या लिखवाया था? इंटरसेलुलर स्पेसिस ऑलमोस्ट एब्सेंट, होते ही नहीं है। अगर किसी में हुए भी तो ना के बराबर होंगे। यहाँ पे क्या होते हैं बेटा? इंटरसेलुलर स्पेसिस आर प्रेजेंट। तो ये वाला जो टिश्यू होगा ना उसके मुकाबले थोड़ा सा कम कम डेंसिटी वाला होगा। वहाँ पे तो सेल पास पास है, इंटरसेलुलर स्पेसिस है ही नहीं। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसिस बेटा प्रेजेंट होंगे। चलिए दोबारा आ जाइए कंपोनेंट्स पे। तो मैट्रिक्स जेल लाइक भी हो सकती है, सेमी सॉलिड भी हो सकती है मीन्स, या फ्लूइडिक भी हो सकती है। पर बेस क्या मटेरियल होगा? किस चीज़ की बनी होगी? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड का आपको नेम लिख के दे दूँ मैं। एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है हियालुरोनिक एसिड। सब नेम सुनते हैं ना आजकल, किसी सीरम की ऐड आ जाए, किसी जेल की, किसी फेस वॉश की, किसी मॉइस्चराइजर की, हर चीज़ में लिखा होता है इट इज़ हियालुरोनिक एसिड रिच। तो हियालुरोनिक एसिड क्या होता है? कहाँ प्रेजेंट है? कनेक्टिव टिश्यू बीनीथ आवर स्किन, स्किन के नीचे है। और कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन जो बेस है, मैट्रिक्स है, वो किस चीज़ का बना हुआ है? हियालुरोनिक एसिड का। और हियालुरोनिक एसिड क्या होता है? इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम कहते हैं ना, हम जितना पानी पिएंगे उतनी ज़्यादा हमारी स्किन ग्लो करेगी, उतनी ज़्यादा स्किन हमारी टाइट रहेगी, यूथफुल रहेगी। तो वो फैक्ट है, क्योंकि स्किन के नीचे प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू का एक कंपोनेंट है हियालुरोनिक एसिड। और हियालुरोनिक एसिड की क्या टेंडेंसी है? टू एब्जॉर्ब दी वाटर। तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जितना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा उतनी ज़्यादा हमारी स्किन खिली खिली, ग्लोई, यूथफुल रहेगी। समझ में आया? तो हियालुरोनिक एसिड प्रेजेंट है स्किन के नीचे, तो उसको हमें किससे चमकाना है? किससे चमकाना है? पानी पी पी के। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमें दिन में पीना है, पर इतना भी नहीं पीना 18-20 ग्लास पीने लग जाओ भैया, किडनी ही फेल होकर बैठ गई है आपकी। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ ऑलवेज बैड। तो इतना ज़्यादा भी नहीं पीना है कि आपकी किडनीज बहुत ज़्यादा बेचारी वो हाइपर वर्किंग होके और जी बैठ ही गई कि भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो हमारा पीछा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेटा मैट्रिक्स बनी हुई है म्यूकोपॉलीसैकेराइड की और बनी हुई है ग्लाइकोप्रोटीन्स की। अब आ जाइए फाइबर्स। अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा फाइबर, और फाइबर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऑफ 3 टाइप्स। और ये 3 टाइप के फाइबर कौन कौन से हैं? एक फाइबर तो है बेटा इलास्टिक, पहले ये लिख लेते हैं, एक इनकी ये वाले नेम लिखो। एक प्रेजेंट होते हैं कोलेजन फाइबर,
एक प्रेजेंट होते हैं बेटा इलास्टिक फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स। तीन तरह के हमें फाइबर्स देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? इन दी कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन से हैं ये फाइबर? ये जो कोलेजन फाइबर होता है ना बेटा, किस चीज़ का बना होता है? कोलेजन प्रोटीन का। और कोलेजन प्रोटीन कैसा होता है? इट इज़ वाइट इन कलर। कैसा होता है? सिल्वरी वाइट कलर का। ये जो इलास्टिक फाइबर है ये कौन से प्रोटीन का बना होगा बेटा? इलास्टीन प्रोटीन का। रेटिक्यूलर है, कौन सी प्रोटीन का बना होगा? रेटिक्यूलिन प्रोटीन। जैसे हम कहते हैं ना माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल किस चीज़ का बना हुआ है? ट्यूबुलिन का, है ना। ऐसे ही रेटिक्यूलर फाइबर किसका बना हुआ? रेटिक्यूलिन का। इलास्टिक, इलास्टीन का। कोलेजन फाइबर, कोलेजन प्रोटीन का। और ये फाइबर कैसे होते हैं? वाइट कलर के। इलास्टिक फाइबर कैसे होते हैं बेटा? दीज आर येलो इन कलर, है ना। दीज आर ऑल्सो, कैसे कलर है इनका? ये तो इंटरमीडिएट से कलर के होते हैं, दोनों के बीच में वाइट भी हो सकते हैं क्योंकि इनके टूटे हुए पोर्शन हैं। तो ये लो, इनको भी आप क्या लिख सकते हो? दीज आर वाइट। उसके बाद क्या है बेटा हमारे पास? ये जो कोलेजन प्रोटीन है ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? इन दी बंडल्स। ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? सिंगली। ये कैसे प्रेजेंट होते हैं बेटा? सिंगली। उसके अलावा ये वाले फाइबर, कोलेजन फाइबर, हमेशा कैसे होंगे बेटा? अनब्रांच्ड। ये फाइबर्स कैसे होंगे? ब्रांच्ड। ये फाइबर कैसे होंगे? ब्रांच्ड। अब अगर आपको कई बार टेक्स्ट में क्या आ जाते हैं? वाइट फाइबर्स या येलो फाइबर, तो घबराओगे तो नहीं ना। वाइट और येलो फाइबर का मतलब क्या है? कोलेजन फाइबर है। और ये येलो फाइबर क्या है? इलास्टिक फाइबर की बात है। अब इनकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। फाइबर की स्ट्रेंथ कैसी है? ये वाले जो फाइबर है ना, क्योंकि बेटा बंडल में है, और आपने पढ़ा है ना यूनियन स्ट्रेंथ, स्टोरी पढ़ते आ रहे हो बचपन से, इतनी सारी लकड़ियाँ सिंगल सिंगल थी, तोड़ते चले गए, जब उनको ग्रुप में बांध लिया तो अनेबल टू ब्रेक। वही बात है। तो अगर ये बंडल्स में प्रेजेंट है तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। कैसे हैं ये फाइबर्स? दीज आर इन इलास्टिक। अरे 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 अरे, ये फाइबर्स कैसे हैं बेटा? इन इलास्टिक। ये वाले फाइबर कैसे हैं बेटा? इलास्टिक। इनके तो नेम से ही पता चल रहा है। और ये वाले कैसे हैं बेटा? बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो डेलिकेट हैं ये फाइबर्स। जरा सा टूट गए, बड़ी जल्दी टूट जाते हैं, ये इलास्टिक हैं। और ये क्या है? इन इलास्टिक हैं, टफ हैं। अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इनके पास है। जो स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा हाई है। ऐसे लिख लीजिए, हाई स्ट्रेंथ। इनकी क्या है? कंपैरेटिवली लो है, और इनकी तो सबसे लो है। कहाँ कहाँ पे मिलते हैं ये वाले? क्योंकि सब बंडल्स में है, इन इलास्टिक हैं, सबसे ज़्यादा क्या है? एक तरह के टफ फाइबर्स हैं, टफ फाइबर्स। तो कहाँ पे मिलेंगे? कहाँ मिलने चाहिए? बोन्स में। उसके अलावा कहाँ? बोन में कहाँ? टेंडन्स में। तो लिख लीजिए इनकी पोजीशनिंग कहाँ होगी? कोलेजन फाइबर कहाँ मिलेंगे? टेंडन्स में मिलेंगे। अरे किधर लिखें इनको? किधर लिखे हैं? ऊपर तो खिचड़ी पक जाएगी। तो एक काम करते हैं, कोलेजन फाइबर कहाँ मिलेंगे? बोन्स में मिलेंगे, टेंडन्स में मिलेंगे। ये वाले फाइबर्स कहाँ मिलेंगे? इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक चीज़ें, ब्लड के वेसल, बीपी बढ़ गया, बीपी घट गया, किस वजह से होता है? ब्लड वेसल फूल गए या कम हो गए, तो कहाँ पे मिलेंगे? ये मिलेंगे हमें ब्लड वेसल्स में, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, है ना। मेरे पास जगह नहीं है बेटा, आप तरीके से लिख लेना। और ये वाले जो फाइबर है रेटिकुलर फाइबर, ये कहाँ पे मिलेंगे? बोन मैरो में, बोन मैरो में। और कहाँ मिलेंगे? लीवर में मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे बेटा? स्प्लीन में मिलेंगे। इस तरह की जगहों पे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे वो भी धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलेंगे आपको पता चलता चलेगा। अब बेटा तीसरा नंबर बारी आ जाती है सेल। सेल तो है बेटा 12, 14, 15 टाइप की, लेकिन हमें हमारे जो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं सिर्फ हम लोग वो पढ़ेंगे। अब सेल्स में बेटा सबसे पहले नंबर, मैं उनकी नेमिंग यहाँ कर देती हूँ, एक्सप्लेन आगे कर देती हूँ। एक हमारे पास होती हैं फाइब्रोब्लास्ट्स, फिर हमारे पास होती हैं बेटा मास्ट सेल्स,
फिर होती हैं बेटा हमारे पास हिस्टियोसाइट्स। उसके बाद बेटा हमारे पास होती हैं, कौन सी रह गई, एडिपोसाइट्स। और एक हमारे पास होती हैं बेटा दैट इज प्लाज्मा सेल्स। तो ये 5 टाइप की सेल्स ही हमें पढ़नी है, बहुत ज़्यादा होच-पोच और हम नहीं करेंगे इसको। तो चलो विल एक्सप्लेन ईच सेल वन बाय वन। तो सबसे पहले बेटा लेट्स स्टार्ट विद दी फाइब्रोब्लास्ट्स। फाइब्रोब्लास्ट्स नाम से ही पता चल रहा है क्या काम होगा इन सेल को, कि हर सेल का अपना अपना यहाँ पे एक फंक्शन है। तो फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या होगा, टू सिक्रीट दी फाइबर्स। जो ये फाइबर लिखे हैं ना, इलास्टिक फाइबर, इन इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलिन फाइबर्स, तो ये सारे के सारे कौन सिक्रीट करेंगे, फाइब्रोब्लास्ट। कैसी होती हैं ये सेल, देखो ये आपकी टेक्स्ट में भी बनाई होंगी, ये इस तरह की सेल्स होती हैं, ये ऐसे, ये सेल है, इसमें बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा, न्यूक्लियाई, और यहाँ से ये क्या सिक्रीट कर रही हैं सेल्स। मैंने बहुत बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इसको छोटा ही कर देते हैं। तो इस सेल को अपन क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, क्योंकि मुझे और चीज़ों के लिए भी स्पेस की आवश्यकता होगी। तो इस सेल को थोड़ा छोटा बना लेते हैं, है ना, और थोड़ा सुधरा हुआ भी बना है अब की बार। ये लीजिए बेटा, ऐसा होता है देखने में फाइब्रोब्लास्ट। बीच में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, न्यूक्लियाई, और यहाँ से ये क्या सिक्रीट कर रही हैं, फाइब्रोब्लास्ट। ये देखो, ये जो येलो कलर से मैंने बनाए हैं ना, दीज आर फाइबर्स। तो इन फाइब्रोब्लास्ट का नेम क्या होता है, टू सिक्रीट दी फाइबर्स। बस इससे ज़्यादा इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। फाइब्रोब्लास्ट आ गई। नंबर 2 पे हमने कौन सी सेल लिखी थी बेटा, दीज आर मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स क्या होती हैं, दीज आर इक्वलेंट टू दी, दीज आर, मैं इक्वलेंट का साइन ही लगा रही थी, दीज आर इक्वलेंट टू दी बेसोफिल्स ऑफ दी ब्लड। ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है ना बेटा, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल्स, तो वही हैं ये। तो जो ब्लड की बेसोफिल्स हैं उन जैसी ही सेल्स हैं, वहीं से बनती हैं। तो मास्ट सेल है क्या, क्या काम होती हैं, जिस टाइम भी हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन हो या हमें किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन हो, तो वहाँ पे ये मास्ट सेल एक्टिव हो जाती हैं। कब, एलर्जिक रिएक्शंस और इन्फ्लेमेशन साइट, इन्फ्लेमेशन साइट, वहाँ पे ये बड़ा एक्टिवली आपको देखने को मिलेंगे। क्या काम है मास्ट सेल का, मास्ट सेल के फंक्शंस क्या, यहाँ पे तो क्या था, टू सिक्रीट फाइबर, यहाँ पे इनका फंक्शन क्या है बेटा, टू सिक्रीट, मास्ट सेल का काम होता है टू सिक्रीट 3 चीज़ें। क्या, एक होता है बेटा हिस्टामिन, एक ही सिक्रीट करती हैं हेपेरिन, और एक ही सिक्रीट करती हैं बेटा सेरोटोनिन। ठीक है, 3 चीज़ें सिक्रीट करेगी। क्या क्या करेगी मास्ट सेल, हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन। क्या क्या है मैम, ये अब बता भी दीजिए। हिस्टामिन क्या होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं वैसो डायलेटर। बताइए क्या होना चाहिए ये वैसो डायलेटर। वैसो मीन्स बेटा ब्लड वेसल्स की बात चल रही है, डायलेटर मीन्स डायलेशन, चौड़ा कर देना उनको। तो ब्लड वेसल्स का डायामीटर इंक्रीज करने का काम किसका होता है, हिस्टामिन का। ऐसा कब होता है, सब कुछ ये सब हम पढ़ेंगे अभी, सब कुछ हमें पढ़ना है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में, इम्यूनिटी वाले चैप्टर में। तो वैसो डायलेटर का काम क्या होता है, टू इंक्रीज द डायामीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, वैसो डायलेटर। दूसरे हमारे पास क्या आ गया बेटा, हेपेरिन। हेपेरिन का क्या काम होता है, पता ही होगा सबको, हेपेरिन सुना हुआ पहले। ये क्या होता है, ब्लड कोएगुलेंट, ब्लड कोएगुलेंट, अरे अरे कोएगुलेंट थोड़ी, ब्लड का एंटी कोएगुलेंट, ब्लड का एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट समझते हो बेटा क्या होता है, वो केमिकल जो ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता। अब हमारा ब्लड पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है, कहीं पे भी जाके जमता तो नहीं है ना, क्यों नहीं जमता, क्योंकि उसके अंदर हेपेरिन प्रेजेंट है। हमारी बॉडी से ब्लड को बाहर ले आऊँ,
थोड़ी देर के बाद देखोगे उसमें क्लॉट्स बन जाएंगे, वो ब्लड किसी काम का ही नहीं रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्लड में कोएगुलेशन होगी, ब्लड में क्लोटिंग होगी। तो आपने कभी देखा जब ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड के वो जो बैग्स होते हैं वो इस तरह से लहराते रहते हैं ताकि ब्लड क्या रहे, हिलता रहे, उसमें क्लोटिंग ना हो, और एंटी कोएगुलेंट भी डाले जाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर तो नेचुरल एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट है। कौन सा कोएगुलेंट है, हेपेरिन। क्या करता है ये, प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग। टू प्रिवेंट, किस लिए प्रेजेंट होता है, टू प्रिवेंट क्लोटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करता है। तो कौन सिक्रीट करता है इसको, मास्ट सेल सिक्रीट करती है। मास्ट सेल किसका कंपोनेंट है बेटा, कनेक्टिव टिश्यूज का। उसके बाद आ जाइए सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का नेम क्या है बेटा, इसको हम बोलते हैं वैसो, इसका नेम है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। अब वैसो डायलेटर से बिल्कुल उल्टा काम है इसका, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम क्या होता है, टू कॉन्स्ट्रिक्ट, टू कॉन्स्ट्रिक्ट, कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, टू डिक्रीज, टू कॉन्स्ट्रिक्ट, या जिसको हम क्या बोलते हैं, टू डिक्रीज द डायामीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, डायामीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। ये काम होता है बेटा सेरोटोनिन का। ठीक है, ये हो गई हमारे पास दो सेल्स। अब बेटा थर्ड सेल हमारे पास क्या आ जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं मैक्रोफेजिस, या हमने उसका नेम क्या रख दिया, हिस्टियोसाइट्स। क्या है ये, दीज आर दी मैक्रोफेजिस। जैसे ब्लड की मैक्रोफेजिस होती है ना, ऐसे यहाँ पे भी होती हैं, या इनका दूसरा नेम क्या होता है बेटा, इनको हम बोलते हैं हिस्टियोसाइट्स। तो ये आ गई बेटा हमारे पास तीसरे टाइप की सेल्स। और इनको हम क्या बोलते हैं, इनका एक और नेम है, इनको हम और क्या बोलते हैं, फैगोसाइट्स। क्यों बोलते हैं, क्या काम होता है फैगोसाइट्स का या मैक्रोफेजिस का, स्क्वेंजिंग का काम होता है, साफ सफाई का काम होता है। इधर उधर कुछ सेलुलर डेब्रिस पड़ी है, कुछ टूटी फूटी पुरानी वॉर्न आउट सेल्स पड़ी हुई हैं, कुछ और कोई फॉरेन पार्टिकल कोई आ गया, कोई बेकार का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गया, कोई बैक्टीरिया घुस गया, उन सबको क्या करना, उनकी बॉडीज को, उन सेल्स को एक्स्ट्रा, जिसको बोलेंगे ना डेब्रिस, सेलुलर डेब्रिस, वो सारे को जाके इनगल्फ कर लेती हैं, खा जाती हैं, और क्या हो गई, क्लीनिंग हो गई इनसाइड। तो ये क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस ऑफ सेल्यूलर डेब्रिस। सेलुलर डेब्रिस में पता नहीं क्या आ जाएंगे, डैमेज सेल्स आ गई, डेड सेल्स आ गई, कोई बाहर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जो पैथोजेंस थे, वो हो गए, उन सबको क्या कर लेती हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, एनगल्फमेंट, उनको एनगल्फ कर लेती हैं, खा लेती हैं, वो काम होता है इनका मैक्रोफेजिस का। तो साफ सफाई का काम, तो एक तरह से क्या करती हैं ये, क्लीनलीनेस मेंटेन रखती हैं, मेंटेन द क्लीनलीनेस। उसके बाद बेटा हमारे पास सेल्स आ जाती हैं जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स। और इन प्लाज्मा सेल्स का एक और नेम होता है बेटा, इन सेल्स को हम बोलते हैं कार्ट व्हील सेल्स। क्योंकि अगर आप इन सेल्स को देखो ना, सपोज कीजिए ये एक प्लाज्मा सेल है, तो इस तरह से दिखाई देगा हमें इन सेल्स के अंदर जो है इसका न्यूक्लियस की इस तरह से रेडियाई दिखाई देंगी। तो इसको कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कार्ट व्हील, कार्ट का जो छकड़ी होती है, कार्ट में छकड़ा ना, उसके जो वो लकड़ी के ही टायर लगते थे पहले, तो उन पे तो उनके अंदर स्पोक्स होते हैं ना, तो इस तरह से इसकी अपीयरेंस दिखाई देती है कार्ट व्हील की तरह, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कार्ट व्हील सेल। प्लाज्मा सेल है, तो प्लाज्मा सेल क्या करती हैं, दीज आर इक्विवेलेंट टू दी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स ऑफ ब्लड। क्या काम है इनका, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज क्या है, दीज आर दी सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। कोई भी पैथोजन आ गया, कोई भी किसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटर कर रहा है, तो उसके साथ फाइट करेंगी एंटीबॉडीज, हमारी इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो हो गई प्लाज्मा सेल, तो हो गई हमारे पास बेटा सारी सेल। अच्छा, एक सेल रहती है हमारे पास एडिपोसाइट्स। ओ तो एक और सेल्स हम यहाँ पे कर लेते हैं, नंबर 5, वो है हमारे पास एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स क्या होती हैं बेटा, इनको कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं फैट सेल्स। कैसी होती हैं, देखो ऐसे गोल सेल्स होती हैं, उस गोल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, बहुत सारा फैट।
किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल। क्या बोलेंगे हम इसको? इसको हम बोलेंगे फैट ग्लोब्यूल। ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? फैट का ग्लोब्यूल। मतलब फैट जो है छोटे छोटे ड्रॉपलेट की फॉर्म में इस ग्लोब्यूल के अंदर यहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास व्हाट इज दिस? फैट ग्लोब्यूल। तो मैक्सिमम जो सेल के अंदर जगह थी वो किसने घेर ली? फैट ग्लोब्यूल ने। तो इसके अंदर फिर एक न्यूक्लियस नाम की भी तो चीज़ प्रेजेंट होगी। तो ये इसका जो न्यूक्लियस है ना, क्योंकि मैक्सिमम जगह किसने अकोमोडेट कर ली? फैट ग्लोब्यूल ने। तो न्यूक्लियस को एक साइड को धक्का लग जाता है। ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियस। सिग्नेट रिंग जैसा स्ट्रक्चर इसका दूर से दिखाई देता है। तो ये होती है बेटा एडिपोसाइट। क्या काम होता है इनका? टू स्टोर फैट। और फैट को स्टोर करके क्या करने वाले हो? फैट क्या क्या प्रोवाइड करेगी आपको? इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी हमारे ऑर्गन्स को, इंसुलेटर की तरह काम करती है। उसके अलावा शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है, इंजरी से बचाएगी। उसके अलावा सॉरी एनर्जी या हीट प्रोडक्शन का काम करेगी। ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? एडिपोसाइट। तो इन सेल कौन कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट सेल सिर्फ हमने देखी हैं। अगर आप और बहुत सारी सेल पढ़ोगे तो बहुत सारी सेल है यहाँ पे, तो वो हमें इतनी सारी नहीं पढ़नी, हमें मेन पढ़नी है फाइब्रोब्लास्ट। इनका काम है टू सिक्रीट दी फाइबर्स, जो कोलेजन, रेटिक्यूलिन और ये इलास्टिक फाइबर है, ये सिक्रीट करेंगी। मास्ट सेल का काम क्या है बेटा? ये तीन चीज़ें सिक्रीट करना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। मैक्रोफेजिस का काम क्या है? साफ सफाई का, फॉरेन पैथोजेंस को इनगल्फ करने का काम है। प्लाज्मा सेल का सोल्जर्स वाला काम है ना, रक्षा, इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन। एडिपोसाइट्स का काम क्या है? स्टोर करना मटेरियल्स को, बेसिकली फैट को स्टोर करना, और फैट हमारे बहुत सारे और काम करवा देती है। तो बेटा ये हो गए कंपोनेंट ऑफ द सेल। अब कंपोनेंट ऑफ सेल्स के बाद हम आ जाते हैं बेटा टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास कितने टाइप का होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा हमारे पास, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एक्चुअल में हम जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे, और एक होता है बेटा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? इस कनेक्टिव टिश्यू में अगर किसी तरह की मॉडिफिकेशंस हो जाएंगी, उससे ये टिश्यू बनेगा जिसको हम बोलेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को बेटा हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू टू। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों? यहाँ पे बेटा जो मैट्रिक्स होंगी ना वो बहुत ज़्यादा लूज होगी, मैट्रिक्स ज़्यादा होगी, उसके अंदर के जो कंपोनेंट हैं वो कम होंगे, इसलिए टिश्यू कैसा रहेगा? लूज। यहाँ पे क्या होगी बेटा? ये होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा? मैट्रिक्स तो है, उसके अंदर कंपोनेंट बहुत सारे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से टिश्यू की डेंसिटी बढ़ जाएगी। सेल्स बहुत सारी होंगी, फाइबर बहुत सारे होंगे, तो बहुत डेंस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? सेल्स और फाइबर्स कंपैरेटिवली कम होंगे, तो मैट्रिक्स ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये टिश्यू कैसा रहेगा? लूज। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, दो टाइप के टिश्यू आते हैं। एक हमें पढ़ना है बेटा एरियोलर टिश्यू, और एक हमें पढ़ना है बेटा एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। ये दो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करूँ बेटा, यहाँ पे हम दो टाइप के पढ़ेंगे, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और एक पढ़ेंगे डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये दो यहाँ पे पढ़ेंगे। और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है तो 5 टाइप के, लेकिन हमें यहाँ पे मेन दो ही पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और एक हमें पढ़ना है फ्लूइडिक या वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम किसकी बात करेंगे बेटा? वी विल टॉक अबाउट दी हमारा एंडोस्केलेटन। किस चीज़ का बना हुआ है? हमारा एंडोस्केलेटन बना हुआ है बेटा बोन्स का और कार्टिलेज का। और वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में भी हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। क्या क्या बॉडी फ्लूइड्स हैं हमारे? एक ब्लड है, उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरा लिम्फ है, उसके बारे में बात करेंगे।
तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ विल स्टार्ट विद द लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू को बेटा हम लूज क्यों बोलते हैं, समझ गए होंगे, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू 3 चीज़ों का बना हुआ है। एक तो है इसमें मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर क्या पड़े हुए हैं, सेल्स और फाइबर। तो लूज कब होगा, लूज का मतलब क्या है, मैट्रिक्स ज़्यादा है, फाइबर्स और सेल मैट्रिक्स के कंपैरिजन में कम है। क्योंकि लूज को हम क्या बोलते हैं, लूज हमारे पास 2 टाइप का है, एक तो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एक है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर का मतलब क्या होता है, एरियोल, बहुत सारे एरियोल का मतलब क्या है, फ्री स्पेस प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगी, मैट्रिक्स इज अबंडेंट और कंपैरेटिवली cells and fibers are less। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहली टाइप क्या आ जाती है, एरियोलर। वाई एरियोलर, एरियोलर हम इसको क्यों बोलते हैं, एरियोलर टिश्यू को एरियोलर क्यों बोलते हैं। एरियोल का मीनिंग होता है बहुत सारे खाली स्पेस, बहुत सारी खाली जगह। तो एरियोल का मीनिंग क्या होता है, एम्प्टी स्पेसेस, बहुत सारी खाली जगह इस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होंगी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एरियोलर टिश्यू। नेम तो समझ में आ गया, लोकेशन क्या है। अब लोकेशन समझने से पहले ना बेटा इस एरियोलर टिश्यू को हम समझ लेते हैं। क्या, जब भी हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो मैंने इसके मेन कंपोनेंट बता दिए थे, मैट्रिक्स, सेल एंड फाइबर। तो हम उन तीनों की पहले बात करेंगे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू लूज क्यों है, और वो एरियोलर टाइप में बहुत सारे खाली स्पेस कहाँ हैं, कैसे हैं, तो किस तरह से। देखो ये है बेटा हमारे पास डायग्राम हमारे एरियोलर टिश्यू का, ध्यान से देखना, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो इसमें देखिए ये जो पीछे ये बैकग्राउंड टिश्यू है ऑफ वाइट कलर का, ये सारा जिसको मैं डॉटेड बना रही हूँ, ये सारा का सारा जो बैकग्राउंड टिश्यू है ना, ये सारी की सारी क्या है बेटा, दिस इज द मैट्रिक्स। किस चीज़ की बनी हुई है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की और ग्लाइकोप्रोटीन्स की। ठीक है, ये सारी की सारी है बेटा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अलावा क्या क्या प्रेजेंट है, बताइए, मैंने क्या क्या कंपोनेंट्स बताए थे। तो एरियोलर टिश्यू के भी कंपोनेंट क्या होंगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के साथ साथ क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, यहाँ पे फाइबर्स। और फाइबर एनसीईआरटी सिर्फ 2 ही फाइबर की बात करती है। कौन से फाइबर, एक तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं कोलेजन फाइबर, और दूसरे मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक फाइबर्स। कोलेजन वाले याद हैं, जो वाइट कलर के थे, वाइट फाइबर्स, और इलास्टिक वाले कैसे होते हैं, येलो फाइबर्स। कोलेजन फाइबर मैंने लिखवाए थे, कैसे होते हैं, इन दी बंडल्स, इसलिए उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और इलास्टिक फाइबर्स कैसे होते हैं, सिंगली होते हैं, ये अनब्रांच्ड होते हैं, इलास्टिक वाले ब्रांच्ड होते हैं, लेकिन पतले पतले होते हैं, सिंगली प्रेजेंट होते हैं। देखिए मैट्रिक्स आपको दिखाई दे गई। मैट्रिक्स के अलावा बेटा अब यहाँ पे ये ग्रीन कलर का ये क्या पड़ा हुआ है, चलो अब इनको लेबल भी कर लेते हैं। जो ग्रीन कलर का पड़ा हुआ है सेल, इस ग्रीन कलर के सेल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज फाइब्रोब्लास्ट। फाइबर बनाने वाली सेल है ये, इसको हम बोलेंगे फाइब्रोब्लास्ट। कौन सा फाइबर बना रही है, देखो ये ब्लू, वैसे ब्लू नहीं बनाने चाहिए थे, इनको वाइट कलर का बनाना चाहिए था, क्योंकि वाइट कलर होता है कोलेजन फाइबर्स का। चलो कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों, क्योंकि इन्होंने मैट्रिक्स ऑफ वाइट रख लिया तो वाइट इसके ऊपर दिखाई नहीं देता, इसलिए इन्होंने इसको ब्लू कलर दे दिया। तो ये जो ब्लू कलर के ये जो दिखाई दे रहे हैं, इनको भी मैं लेबल कर दूं, ये क्या है, दीज आर दी कोलेजन फाइबर्स। तो मैट्रिक्स हमें दिखाई दे गई, हमें कोलेजन फाइबर दिखाई दे गए। वेयर आर दी इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर क्या है, देखो इनको ये जो येलो कलर के आपको ये जो येलो कलर के आ रहे हैं ना, ये वाले, इनको इन्होंने क्या बोला है, दीज आर दी इलास्टिक फाइबर्स। इसके अलावा एक और आपको फाइबर दिखाई दे रहे हैं ना पिंक कलर में, वो कौन से हैं, रेटिक्यूलर फाइबर्स। ठीक है, तो तीनों के तीनों फाइबर हमें यहाँ पे दिखाई दे गए। तीसरे कौन से हैं, यहाँ लिख देती हूँ, तीसरे हैं रेटिक्यूलर, तीसरे हैं हमारे पास रेटिक्यूलर फाइबर्स। रेटिक्यूलर फाइबर्स, तो वो रेटिकुलर फाइबर को भी हम नेम कर लेते हैं। कहाँ है रेटिकुलर फाइबर, ये जो पिंक कलर के, दीज आर दी रेटिकुलर फाइबर। किस चीज़ के बने हुए हैं, रेटिकुलिन प्रोटीन की। 3 तरह के फाइबर हो गए, मैट्रिक्स हो गई। अब तीसरा कंपोनेंट क्या होता है हमारे पास, दीज आर दी सेल्स।
अब एरियोलर टिश्यू में ना सारी तरह की ऑलमोस्ट सेल प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं? देखो सबसे पहले तो आपको दिख गई क्या, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट दिखाई दे रही है ना, जिसमें से क्या बन रहे हैं, बंडल ऑफ फाइबर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइब्रोब्लास्ट। और कौन सी सेल प्रेजेंट है फाइब्रोब्लास्ट के अलावा? बेटा ये वाली जो सेल दिख रही है ना, ये वाली, इस सेल को हम क्या बोलते हैं, दिस सेल इज नोन एज इओसिनोफिल। ब्लड की सेल्स होती है, इनको अभी हम पढ़ेंगे, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, ब्लड एंड सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड्स, वहाँ पे पढ़ेंगे। तो दूसरे टाइप की सेल कौन सी आ गई हमारे पास, उनको हम बोलेंगे इओसिनोफिल्स। क्या बोलेंगे, इओसिनोफिल्स। थर्ड टाइप की सेल बेटा हमारे पास क्या दिख रही है, ये वाली सेल हमें कौन सी सेल दिखाई दे रही है, दिस इज दी प्लाज्मा सेल। इनको प्लाज्मा सेल ना एक्चुअल में बनाना नहीं आया, इसको तरीके से बनाना चाहिए था। दिस इज दी प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल में ना जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस थोड़ा सा कार्टविल शेप बना देना चाहिए था इनको, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर ना स्पोक्स दिखा देने चाहिए थे, ताकि हमें समझ आ जाती है कौन सी सेल है। दिस इज दी प्लाज्मा सेल। और कौन सी सेल दिखाई दे रही है, इन्होंने लेबल भी किया हुआ है, मास्ट सेल। इन सबके फंक्शंस मैंने लिखवा दिए थे ना। मास्ट सेल क्या करती है, सेरोटोनिन, हेपरिन और हिस्टामिन, तीन चीज़ें जो है रिलीज करती है। उसके अलावा ये एक और सेल हमें दिखाई दे रही है, ये सेल कौन सी है बेटा, इस सेल को हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल। क्या बोलेंगे इसको, एक और सेल यहाँ पे प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल। मैंने उस दिन कहा था ना बहुत सारी सेल्स होती हैं, 5 टाइप वहाँ लिखवा दी थी, बाकी के नेम्स यहाँ पे आते चले जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास कौन सी प्रेजेंट है, ये क्या है, ये बड़ी सी इरेगुलर सी सेल, ये कौन सी है, इस सेल को हम क्या बोलेंगे, दिस इज दी मैक्रोफेज। मैक्रोफेज लेबल करते जाना अपनी एनसीईआरटी के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी में सारी लेबलिंग नहीं है। इस सेल को हम बोलते हैं बेटा मैक्रोफेज। क्या काम था इनका, एनगल्फ कर जाती हैं सेल डेब्रिस को। उसके अलावा ये 2 सेल्स और दिखाई दे रही हैं, इनके बारे में वैसे पढ़ाना नहीं चाहिए, ये अभी आगे आएंगी, पर चलो अब दिखाई हैं तो मैं इनके नेम लिख देती हूँ। ये हैं एडिपोसाइट्स। क्या हैं ये, एडिपोसाइट्स। अब लिख लीजिए, चलो अब लिखी हैं तो यहाँ पे मैं इनको लिख देती हूँ, दीज आर एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स क्या काम है इनका, टू स्टोर दी फैट। तो अब देखो एरियोलर टिश्यू समझ में आ गया कैसा है, ये बैकग्राउंड मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स और उसके अंदर फाइबर और सेल्स पड़ी हुई हैं, पर उसके बावजूद भी आपको बहुत सारी मैट्रिक्स विजिबल है ना ऑफ वाइट कलर की पीछे। तो इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स के अंदर कंपैरेटिवली सेल्स और फाइबर लेस हैं, तो ये टिश्यू ज़्यादा डेंस नहीं है। काफ़ी सारे ओपन स्पेसिस हैं, ये देखो ये सारा ओपन स्पेस है, ये सारा जहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑफ वाइट कलर की मैट्रिक्स दिखाई दे रही है, वो सारा का सारा क्या, ओपन स्पेस। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एरियोलर टिश्यू, क्योंकि इसमें ओपन स्पेसिस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। और इसके कंपोनेंट्स की बात हमने कर ली, तीनों टाइप के फाइबर प्रेजेंट है, मैट्रिक्स मैंने आपको दिखाई दी, इट इज़ मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड दी ग्लाइकोप्रोटीन्स, और टाइप ऑफ सेल मैंने सारी की सारी बता दी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है बेटा रिगार्डिंग देयर लोकेशन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है एरियोलर टिश्यू, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बता सकते हैं एरियोलर टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बीनीथ दी स्किन, बीनीथ दी एपिडर्मिस, या बिलो द स्किन लिख सकते हैं आप, बिलो द स्किन। और क्या काम होता है इसका, कनेक्ट्स दी मसल्स टू दी स्किन। और कौन सी मसल्स, अंडरलाइंग मसल्स, स्किन के नीचे जो अंडरलाइंग मसल्स है ना, उनको जोड़ता है ये वाला कनेक्टिव टिश्यू विद द स्किन। अभी ना एंड में हम एक जर्नलाइज डायग्राम बनाएंगे, उससे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अभी बस इसकी लोकेशन ये लिख लो, हमारी जो स्किन है उसके नीचे प्रेजेंट होता है ये टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं एरियोलर टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेकेंड टाइप आ गया बेटा हमारे पास, एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू क्या है, एक्चुअल में ना ये कुछ अलग टिश्यू नहीं है। आपने अभी पीछे जब ये डायग्राम देखा था,
एरियोलर टिश्यू का। तो यहाँ पे आपको दो सेल्स जो एडिपोसाइट दिखाई दे रही थी, ये एडिपोसाइट किसकी हैं? एडिपोज टिश्यू की सेल्स को तो हम बोलते हैं एडिपोसाइट। तो एडिपोज टिश्यू जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड एरियोलर टिश्यू की स्पेशलाइजेशन है, नथिंग मोर। तो यहाँ पे क्या होता है, इस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ दी फैट स्टोरिंग टिश्यू। क्या करता है ये? फैट स्टोर करता है। और फैट स्टोरिंग टिश्यू है तो फैट स्टोर कहाँ करता है? एडिपोसाइट्स में। क्या है बेटा एडिपोसाइट्स? एडिपोसाइट्स हैं फैट स्टोरिंग सेल्स को हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। कैसी होती हैं एडिपोसाइट्स? एडिपोसाइट्स आर ओवल एंड contains fat contains one or more fat globule। कैसी सेल्स होती हैं? देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है कैसी होती हैं। ये है एक एडिपोसाइट। एडिपोसाइट के अंदर बीच में बेटा क्या प्रेजेंट होता है? बीच में प्रेजेंट होता है बहुत बड़ा फैट का ग्लोब्यूल। ये लो, फैट का एक बिगर ग्लोब्यूल प्रेजेंट है बीच में। मतलब सेल का जो मैक्सिमम एरिया है वो किसने एकोमोडेट कर रखा है? एक ग्लोब्यूल ने। और उस ग्लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? फैट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। तो ये जो येलो कलर का मैंने बनाया है, ये येलो कलर का क्या है हमारे पास? इट इज़ द फैट ग्लोब्यूल। और इसकी वजह से इस सेल का ये जो न्यूक्लियस है ना, वो न्यूक्लियस बेचारा एक साइड को धक्का लग जाता है, एक साइड को पड़ा हुआ है। ये है क्या है? दिस इज द न्यूक्लियस। तो ये क्या है बेटा? एडिपोसाइट। एडिपोसाइट का ये क्या प्रेजेंट है? दिस इज द न्यूक्लियस। ओह माय गॉड। तो ये स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है? दिस इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस और बीच में येलो कलर का क्या है? इट इज द फैट लोब्यूल। मैंने ग्लोब्यूल लिख दिया है ना, इट इज द फैट लोब्यूल। फैट लोब्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और क्योंकि न्यूक्लियस ऑन वन साइड है तो इस एडिपोसाइट का स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सिग्नेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर। क्यों है बेटा सिग्नेट रिंग? सिग्नेट रिंग समझते हो? एक सिर्फ छल्ला है, उसके ऊपर एक नग लगा हुआ है, मतलब रिंग है, उसके ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ एक सॉलिड, जैसे सॉलिटेयर वाली रिंग होती है, सिर्फ नीचे क्या होता है? गोल्ड का रिंग और ऊपर एक सॉलिटेयर डायमंड बस यहाँ पे बैठा होता है। सिंगल नग वाली है, सिंगल स्टोन वाली रिंग को हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग। तो अभी जब इस सेल को देखेंगे ना, इसमें मोटा सा एक न्यूक्लियस और बाकी ये क्या दिखाई देता है? रिंग। तो सिग्नेट एक स्टोन वाली रिंग की तरह इसका डायग्राम हमें दिखता है। अब मैंने क्या कहा है कि फैट स्टोरिंग टिश्यू है और इसमें जो फैट लोब्यूल है वो वन भी हो सकता है, वो मोर भी हो सकते हैं। अगर तो वन ही लोब्यूल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनो। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एक लोब्यूल प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोलोब्यूलर सेल। मोनोलोब्यूलर सेल्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? वाइट। ये क्या बनाती हैं हमारी बॉडी का? वाइट या येलो फैट। और जिसमें क्या होंगे? मल्टी लोब्यूलर सेल्स होंगी। जो मल्टी लोब्यूलर सेल्स होती हैं उसकी वजह से जो फैट होगा उस फैट को हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज़ नोन एज द ब्राउन फैट। तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के फैट मिलते हैं, एक होता है वाइट या येलो फैट, एक होता है ब्राउन फैट। कहाँ से आया ये फैट? जो भी हम एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी हम खाना फालतू के न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे होते हैं ना, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इनटू द ट्राइग्लिसराइड्स, फैट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और बॉडी उनको स्टोर करने लगती है, अलग अलग एरियाज में स्टोर करने लगती है, थाई के आसपास, स्टमक के आसपास, एब्डोमेन के आसपास, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं? ओबेसिटी बढ़ गई, मोटापा बढ़ गया। तो फैट ये नहीं कुछ तो हम फैटी चीज़ें खा रहे हैं, वो तो है ही, उसके अलावा फालतू के जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो भी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? इनटू द फैट ट्राइग्लिसराइड्स में, जिसकी वजह से, और वो सारे के सारे फैट कहाँ कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं? इन दी एडिपोसाइट्स। और एडिपोसाइट कहाँ प्रेजेंट होती हैं? बीनीथ द स्किन।
है ना, हमारी स्किन के नीचे हाथ लगा के देखो गुदगुदा सा फील हो रहा है ना, ये जो गुदगुदापन होता है ये सारा किसकी वजह से होता है, फैट की वजह से। और हमारे जितने भी विसरल ऑर्गन्स पड़े हैं उनके आसपास भी एक कुशन लाइक कवरिंग प्रेजेंट है प्रोटेक्शन के लिए, वो भी किस चीज़ की बनी हुई है, एडिपोज टिश्यू की। ठीक है, अब ये क्या है, वाइट या येलो फैट, ये है ब्राउन फैट। तो अगर वाइट या येलो फैट की सेल्स मैं बनाऊँ तो कैसी बनाऊँगी, ये एक सेल है, यहाँ पे भी एक सेल है, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अरे अरे यहाँ पे जो सेल है इसके अंदर एक बड़ा सा लोब्यूल प्रेजेंट है, मतलब ये कैसी होंगी, यूनिलोब्यूलर। मोनोलोब्यूलर या इन्हीं को हम बोलते हैं यूनिलोब्यूलर, एक बड़ा सा फैट का लोब्यूल प्रेजेंट होगा। और ये है मल्टीलोब्यूलर, तो इसमें फैट के बड़े बड़े 2 से 3 लोब्यूल प्रेजेंट होंगे, ऐसे। कितने लोब्यूल दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 लोब्यूल्स। और इधर कितने लोब्यूल दिखाई दे रहे हैं हमें, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं सिंगल लोब्यूल। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। समझ में आ गया। तो ये वाली जो फैट होती है और ये वाली फैट कहाँ मिलती है, मोस्टली इन इन्फेंट्स, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अभी नवजात शिशु जिनको हम बोलते हैं, इन इन्फेंट्स। कैसे लपेट के रखते हैं ना हम लोग, और ठंड ना लग जाए, एसी की हवा ना लग जाए, बच्चे को कंबल में, मोटे मोटे कपड़ों में, टोपी और वो पता नहीं क्या क्या पहना के उसको टाइट कर देते हैं। नहीं नहीं, उसके अंदर भैया इतनी ब्राउन फैट है, और ब्राउन फैट के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है उनकी बॉडी से। इतना कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है उनको, क्योंकि उनमें ब्राउन फैट का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो इन्फेंट में होता है, और हाइबरनेटिंग मैमल्स, हाइबरनेटिंग मैमल्स, है ना, जैसे रैट्स हो गए, रोडेंट्स हो गए बेसिकली। ये लो हाइबरनेटिंग मैमल्स में भी कौन, आई एम टॉकिंग अबाउट दी रोडेंट्स। और ये वाली फैट कहाँ पे मिलती है, मैच्योर लोगों में, है ना, तो मैच्योर पीपल। हमें ब्राउन फैट कम होता है, येलो फैट हम लोगों के अंदर ज़्यादा होता है। और ब्राउन फैट के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से एनर्जी, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी इस वाली फैट से। यहाँ पे क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा, लेस होगा, तो जो हीट भी है वो भी लेस प्रोड्यूस होगी। और ये वाली फैट को यू कैन यूज एज द सब्सटीट्यूट ऑफ फूड, सब्सटीट्यूट ऑफ एनर्जी। कभी भी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है ना, पहले कार्बोहाइड्रेट पचते हैं, फिर फैट्स का नंबर आता है। कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं अवेलेबल तो बॉडी इस फैट को पचा के, इसको डाइजेस्ट करके यहाँ से एनर्जी लेना शुरू कर देती है। लेकिन ब्राउन फैट कैन नॉट बी यूज्ड एज एनर्जी सब्सटीट्यूट, इससे हम एनर्जी नहीं ले सकते। अब ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, इसके फंक्शन क्या क्या है। एक तो इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटिंग लेयर, बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती। दूसरा, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन के आसपास मैंने बताई ना, इस वाले टिश्यू की क्या होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है। उसके अलावा क्या है, इट एक्ट एज दी शॉक एब्जॉर्बर। उसके अलावा हीट भी प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो जिन लोगों में ब्राउन फैट जितना ज़्यादा, उन लोगों को उतनी ठंड कम लगेगी। अब ये है हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम। ये देखो वाइट कलर का, ये जो सारा दिखाया हुआ है, ये वाइट कलर का, ये सारा का सारा क्या है, ये है लोब्यूल, फैट स्टोरेज एरिया जिसको हम बोलते हैं लोब्यूल। और ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज वन सेल। और इस सेल के अंदर क्या है, ये रहा एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस साइड पे है, बाकी सारी जगह किसने स्टोर कर ली, फैट लोब्यूल ने। इसके अंदर क्या भरा पड़ा है, फैट। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सब दिखा रखा है। समझ में आया। तो एडिपोज टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, बीनीथ दी स्किन, स्किन के नीचे, और ये क्या लिख रही हूँ, इसकी लोकेशन, एंड अराउंड
visceral organs for protection, है ना, एक तरह की कुशनिंग का काम करता है ना, कुशनिंग का काम कर रहा है यहाँ पे, ताकि किसी भी तरह का कोई जर्क, धक्का या किसी भी तरह का कोई मैकेनिकल झटका लगे तो उससे उबर सके टिश्यू, वहाँ तक जो है ऑर्गन तक वो झटका नहीं जा पाए। तो बेटा अब मैंने क्या बताया था, अब ये सारे टिश्यूज़ की लोकेशन को चलो अभी जोड़ेंगे, अभी तो इनको रहने दो। अभी हमने क्या पढ़ लिया, पहले हम उस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी हो चुका है। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर स्टार्ट किया था, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने आज कर लिया है एरियोलर, और इसी में हमने कर लिया है एडिपोज। अब ये जो बाकी बचता है हमारे पास डेंस एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, दैट वी विल टेक अप इन दी नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।